हैं, लेकिन इस घटना के बाद काफी अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे लॉयर्स को लेकर काफी कोर्ट के अंदर जो जूनियर्स काम करते हैं उन पर काफी प्रेशर पड़ा है। उन पर अपनी फुल फॉर्म नहीं पहन सकते, वो कोड नहीं पहन सकते, पूरे कोर्ट में वो कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उनका सीओपी नंबर ना हो। ये है कि जो हमारे जूनियर्स परेशान हो रहे हैं उन चीजों को सुनवाई उनकी नहीं हो रही है अभी, या फिर वो अंडर प्रेशर हो गए हैं। क्योंकि कल कला को आपका भी अगर बच्चा बड़ा होता है, अगर वो लॉन्ग फील्ड में जाना चाहता है, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें जाना चाहता है, तो उनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इलमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली के साकेत कोर्ट में जो एक निलंबित अधिवक्ता द्वारा जो गोली चलाई गई थी महिला पे कोर्ट परिसर के अंदर। वैसे तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है, लेकिन इस घटना के बाद काफी अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे लॉयर्स को लेकर काफी कोर्ट के अंदर जो जूनियर्स काम करते हैं उन पे काफी प्रेशर पड़ा है। उन पे काफी चीजों का प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपनी फुल फॉर्म नहीं पहन सकते, वो कोड नहीं पहन सकते, पूरे कोर्ट में वो कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उनका सीओपी नंबर ना हो। सीओपी नंबर के बिना उनको कार्रवाई तक नहीं करवा सकते। वो कोर्ट की परिसर की जो भी कार्रवाई होती है, प्रैक्टिस होती है, अंडर प्रैक्टिस में वो सीखते हैं, वो कार्रवाई पर भी उनकी रोक लग रही है, क्योंकि वो आप पूरा कोट पहन के नहीं जा सकते, कोर्ट परिसर में नहीं जा सकते। अगर जाना है तो व्हाइट कोट पहन के जाएं। अब व्हाइट कोट तो उनका होता नहीं है, तो कई जगह ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं सुनने में। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, पहले तो मैं आपको बता दूं सीओपी नंबर होता क्या है। सीओपी नंबर होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये अलॉट हमारा करता है बार एआईबी का एक एग्जाम होता है, वो इसको क्लियर करना पड़ता है, जो उसके बाद सीओपी नंबर अलॉट किया जाता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर अलॉट किया जाता है। उसके बाद ही कोई अधिवक्ता प्रैक्टिस के लिए मान्य माना जाता है और अपने वकालतनामे पे साइन वगैरह करके अपने आप केस लड़ सकता है, उसको केस लड़ने की परमिशन मिलती है। पहले तो ये बता दूं, ये जो वारदात हुई थी साकेत में, ये कौन था शख्स था या उसका नाम क्या था, पहले बता दूं। इस गोली चलाने वाले शख्स का नाम था कामेश्वर। कामेश्वर जो बंदा था वो निलंबित था पहले से ही, और उसका मामला ये था कि जो उस महिला को उसने गोली मारी थी, वो महिला को इनका कोई लेन देन का मामला था जिस वजह से उसने गोली मारी थी। अब जो कामेश्वर बंदा था वो एक महिला के साथ जूनियरशिप में भी रहा, और लेकिन उसके काम कुछ अच्छे नहीं थे, जैसे कि उसने उस महिला के फ्लैट पे भी कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद उस महिला ने जब बार हमारी जो बार होती है, बार एसोसिएशन होती है, बार काउंसिल होती है, जब उसमें कंप्लेंट करी गई थी तो 2 साल के लिए निलंबित वैसे भी कर दिया गया था। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब केवल यही नहीं है कि मैं आपको इस चीज की नॉलेज दूं कि वहां पे गोली चल गई थी, ऐसा हो गया या वैसा हो गया, या मैं किसी के ऊपर कुछ बात कहूं। मेरा इस वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो हमारे जूनियर्स परेशान हो रहे हैं उन चीजों को सुनवाई उनकी नहीं हो रही है अभी, या फिर वो अंडर प्रेशर हो गए हैं। क्योंकि कल कला को आपका भी अगर बच्चा बड़ा होता है, अगर वो लॉन्ग फील्ड में जाना चाहता है, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें जाना चाहता है, तो उनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ता है कि बच्चा 3 साल बाद लॉ कंप्लीट करता है। 3 साल के लॉ जब कंप्लीट हो जाती है तो लॉ की पढ़ाई को उसको प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है कोर्ट में। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो लॉ की पढ़ाई होती है वो लॉ बिल्कुल अलग होती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो हमें लॉ में पढ़ाया जाता है वो, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, वो बिल्कुल ही अलग है। अगर कोई बंदा लॉ की फील्ड चूज करता है और वो अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस में आता है, तो वो मान के चले 5-6 साल तो उसकी इनकम कोई होती नहीं है, क्योंकि उसे केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट सीखने पड़ते हैं, ड्राफ्टिंग सीखनी पड़ती है, काफी ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो उसे जानना होती हैं कि लॉ की फील्ड में क्या होती है, जो कि उसे पढ़ाई से नहीं मिलती, वो केवल प्रैक्टिस से मिलती है। अब एक जो काम किया गया है उसका असर सारे जूनियर्स पे पड़े, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक करने वाले का असर सब पे नहीं पड़ना चाहिए। करने को तो कोई भी काम कर देगा, तो उसका असर ऐसा थोड़ी है पूरे समाज पे डाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहता है और नहीं होना चाहिए। मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी भी कुछ इस पे ओपिनियन है। मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या होना चाहिए और क्या चेंज नहीं होना चाहिए थे। मैं आपको ही बता दूं छोटा सा, कि जब कोई हमारा भाई प्रैक्टिस में जाता है तो उसके लिए कोई या तो इनकम निर्धारित की जाए, क्योंकि उसने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तो कराया है, बस सीओपी नंबर ही तो नहीं है उसका। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल मिलते हैं उसे एग्जाम क्लियर करने के। उसमें 4 एग्जाम होते हैं जिसमें वो क्लियर कर सकता है उसका एग्जाम को। लेकिन जब जिस बीच में जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, उस प्रैक्टिस के लिए उसकी कोई आमदनी फिक्स नहीं होती है, ना ही कुछ शायद इनकम हो पाती है। उसे बहुत ही मुश्किलों में दिन गुजरते हैं। 5-6 साल वो अपने प्रैक्टिस में देना जरूरी है, उसके बाद ही सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि हमें क्या करना है। अब इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि लोगों को जो प्रैक्टिस में इस समय हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उन लोगों के लिए क्या जरूरी हो सकता है। अगर किसी अधिवक्ता के अंडर में 3-4 जूनियर काम कर रहे हैं,
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक एक अधिवक्ता के अंदर एक ही होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। तो उस अधिवक्ता को अपने जूनियर्स को बहुत अच्छे से जानता है कि मैं अपने जूनियर्स को जानता हूं, वो कहां से आते हैं, कहां से नहीं आते हैं, वो कैसे रोज प्रैक्टिस करते हैं, उनका मेंटल हेल्थ क्या है, वो तक अधिवक्ता जानते हैं अपने जूनियर्स की। तो इतना सा अगर काम कर दें तो हो सकता है कि वो लोग आगे कार्रवाई कर सकें, उसमें अपने प्रैक्टिस में आगे और बढ़ सकें। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर एक अधिवक्ता अपने जूनियर्स का एक एप्लीकेशन लिख के बार एसोसिएशन या बार काउंसिल में दे के ठीक है ये इनके कोर्ट में जाने की इजाजत दी जाए और इनके किए गए सारे काम की जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं ये मत समझना कि अगर जिम्मेदारी मेरी होगी तो सीनियर अधिवक्ता फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जूनियर से भी एक एफिडेविट लीजिए, अगर उनके द्वारा कोई काम किया गया गलत काम, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी और जिस वजह से उनको दंडित किया जा सकता है या दंडित किया जाएगा। ये काम भी अगर करा जाए तो एक अधिवक्ता के लिए बहुत अच्छी बात होगी, जो जूनियर्स हैं हमारे उनके लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि वो अपनी खुल की बात नहीं कह पा रहे हैं और उनको किस परेशानी से जूझना पड़ रहा है वो बात अपनी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे सीनियर्स को समझना होगा कि कल आज वो सीनियर्स हैं जो बीत गया टाइम, उनको भी जूनियर्स का सामना करना पड़ा था, वो भी एक जूनियर्स रहे थे, उनके लिए भी सारी परेशानी थी, सब चीजें थी जो हमारे आज जूनियर्स के लिए हैं। लेकिन अगर वो आगे चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन और जाए और आगे बढ़े, हमारे जूनियर्स और आगे बढ़े, तो उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा इनका। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस मेरे सीनियर काउंसिल से यही कहना है कि आप थोड़ा सा इस पे जल्दी निर्णय लीजिए ताकि हमारे जूनियर्स को थोड़ा बेनिफिट मिल पाए। जरूरी नहीं है कि अगर वो सीओपी नंबर नहीं है तो वो कोर्ट में क्या आपकी फाइल पकड़ के क्या आर्गुमेंट भी नहीं सुन सकते? आर्गुमेंट तो बड़े मेन होते हैं, उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए, खड़े होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, उनको इस चीज का थोड़ा सोचें, समझें, इस पर विचार करें। मेरे अगर कोई कहने में कोई गलती हो गई हो तो बात चलिए ठीक है, उसे छोड़ दीजिएगा और बच्चा समझ के चलिए मुझे भी छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो इस पर विचार विमर्श कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए ताकि हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के साथ कुछ अन्याय ना हो और उनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा मिले। और ऐसे ही और वीडियोस के जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।